हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हमने बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 1 कल डिस्कस किया था। तो रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लो बेटा और नोट्स भी बनाओ, क्योंकि वो पहला वाला रिकॉर्डिंग अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे और नोट्स बनाओगे तभी आप सेकंड पार्ट में अच्छे से कर पाओगे जो भी मैथमेटिकल हम लोग क्वेश्चन करने वाले। तो सेकंड पार्ट में मोस्टली मैं बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x minus 1/2x raised to n is 1:2, then the value of n will be। देखो यहाँ पे बेटा तुमको एक्सपांशन दिया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे तुम लोग करेक्ट कर लो। वहाँ पे x + 1/2x है रेज़ टू पावर n, वहाँ पे माइनस नहीं है, प्लीज चेक इट। ये एक्सपांशन दिया है और बोल रहा है कि थर्ड और फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट्स का रेशियो 1:2 होगा। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म का जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है वो 1:2 उसने बोला है 1:2। ठीक है, चलो। तो टर्म को कैसे लिखना है अपने को सबको आता है। तो यहां पे देख लो, अगर टर्म थर्ड होगा तो r का वैल्यू 2 होगा, बराबर। टर्म थर्ड होगा तो r का वैल्यू 2 होगा। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम लोग NC2, बराबर। इसको लिखेंगे हम लोग NC2। फर्स्ट वेरिएबल उसका पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-2, और सेकंड वेरिएबल 1/2x उसका पावर ये नीचे वाला 2। अब यहां पे टर्म फोर्थ है तो इसका मतलब r कितना होगा 3। इसे कम कर लो और x⁻² इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-3 और 1/2x का पावर यहां पे 3 आएगा। क्लियर हो गया? यहां पे 3 आएगा। अब तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक देखो, मैं तुम लोग को बताता हूं। हमने इसके बारे में शायद से पिछली बार पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो देख लो। ये जो NC2/NC3 जो है उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ पे देख पा रहे हो कि n और n फिक्स है, सिर्फ यहाँ पे जो r का वैल्यू है उनमें डिफरेंस 1 का आ रहा है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है बेटा, देखो ट्रिक देखो। जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, तब तक के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर NC2/NC3 इसका रेशियो तुमको लेना है। तो ये ट्रिक कब लगा सकते हो, देखो मैं समझाता हूं तुमको। ऊपर और नीचे जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स आपको दिए होंगे तो n और n फिक्स होना चाहिए और r की वैल्यूज में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक बहुत आसान है। अब r की वैल्यू देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है उसको क्रॉस में लिखो, ऊपर लिखा, और छोटा r जहां पे है वहां पे r और n के बीच में डिफरेंस लिखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिनोमिनेटर में n-2। ये हमारा ट्रिक है। इज दिस सिंपल? यानी इसको हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर मेरे पास मान के चलो NCR होगा, NCR-1 होगा और नीचे होगा NCR, तो देखो n और n फिक्स है, r-1 और r इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा r बड़ा है, ये वाला इधर जाएगा, और नीचे छोटा जो r का साइड है वहां पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो n-r। अब माइनस अंदर इधर मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा, करेक्ट। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमने ऐसे क्या ना बेटा, n-r-1, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो n-r+1। इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। ओके, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे तुमको दिखने में शायद से दिक्कत आ रही है, ये नीचे स्क्रीन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो तुम लोग ऐसे याद रखो इसको, NCR-1 अपॉन NCR
तो यहाँ पे देखो r माइनस वन r में एक का डिफरेंस आ रहा है, n फिक्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा r इधर आएगा और जो छोटा r का साइड है वहां पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, n माइनस r प्लस वन, इस तरीके से। आर गेटिंग द आइडिया क्लियर? इस तरीके से करेंगे। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है आपको एनसी r प्लस वन अपॉन एनसी r, ठीक है। अब देखो यहां पे n और n फिक्स है, n और n फिक्स है, r प्लस वन और r में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ट्रिक क्या है, जो बड़ा r है वो ऐसे क्रॉस में लिखो, r प्लस वन अब बड़ा है वो इधर आएगा, अब छोटे साइड में दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो n माइनस r ऐसे करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो फिर हमारा काम बेटा आसान हो गया। अब इसको लिखिए फिर, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 3 अपॉन n माइनस टू, लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय। अब बेटा ये जो है ना, ये जो है, इन दोनों का रेशियो कैसे निकालोगे तुम लोग, x रेस टू n माइनस टू डिवाइड बाय x रेस टू n माइनस थ्री, क्लियर है। तो इक्वल टू देखो, इक्वल टू इसको थोड़ा अलग अलग लिखो तुम लोग, x रेस टू n इंटू एक्स रेस टू माइनस टू होल डिवाइड बाय x रेस टू n इंटू एक्स रेस टू माइनस थ्री, ठीक है। x रेस टू n यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और ये x रेस टू माइनस से घूम के ऊपर चला जाएगा तो प्लस 3 होगा, करेक्ट। तो x रेस टू प्लस 3 इंटू एक्स रेस टू माइनस टू, इस तरीके से। तो ये आंसर आएगा इसका प्लस 3 माइनस टू, इंडेक्सेस का एडिशन होगा तो 3 माइनस टू 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर 1 आएगा, दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो ये 2x क्यूब ऊपर जाएगा ऐसे इधर, और ये 2x स्क्वायर नीचे आएगा, तो इसका मतलब 2x क्यूब ऊपर गया, अब ये 2x स्क्वायर नीचे आ गया, 2x का क्यूब यानी ये ऐसे अपॉन 2x का स्क्वायर ऐसे नीचे आएगा, क्लियर हो गया। और इसको हम लोग लिख रहे हैं इक्वल टू 1/2, इक्वल टू लिख रहे हैं 1/2, ठीक है। इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2। अब T3 अपॉन T4 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन, या बार बार T3 अपॉन T4 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 डायरेक्टली लिख लेता हूँ। 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x। अब यहाँ पे x क्यूब और x स्क्वायर एक चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक x बचा और इधर एक 2 क्यूब और नीचे होगा 2 स्क्वायर। अच्छा, अब बेटा याद रखना, ये एक्चुअली कोएफिशिएंट्स का रेशियो बोला है क्वेश्चन में, उसने क्या बोला है, कोएफिशिएंट्स का रेशियो, ठीक है। अगर ये कोएफिशिएंट्स का रेशियो बोला है तो x बचना नहीं चाहिए, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे तुम लोग, अब x की जगह पर 1 पुट कर लो, क्योंकि जब भी हम लोग कोएफिशिएंट्स निकालते तो कोई भी वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस टू, ये बेटा होगा 2 स्क्वायर और यहाँ से 2 चला गया, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे बचा, तो 1/4 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस टू हो गया, n माइनस टू। तो यहां से बेटा तुम लोग n माइनस टू को निकाल सकते, ये होता होगा 12, तो n का वैल्यू 14, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। तो एक्चुअल क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पे प्लस करने के बाद 14 आता है, ये चेक करो, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो ना, अब हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था तो आंसर 14 आएगा, तो ऑप्शन में नहीं दिया, एक्चुअली क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इन क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 इफ द रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, इधर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 रेस्ट टू पावर n, रेस्ट टू पावर n, ठीक है, रेस्ट टू पावर n। अब वो क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग
टू सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड। तो ये वाला रेशियो तुमको उसने दिया 1/6। तो देखो पहला हम लोग काम करेंगे, सेवंथ टर्म का मतलब क्या होगा, आर का वैल्यू 6 होगा, आर का वैल्यू 6 होगा। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखे NC6। अच्छा NC6। अब बेटा क्यूब रूट ऑफ 2 क्या होता है, देखो क्यूब रूट ऑफ 2 को तुम लोग ऐसे लिखोगे 2⁻⁴ दिख रहा है, तो याद रखना। तो 2 यहाँ पे 1/3 होगा और ब्रैकेट रेस्ट टू पावर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन यानी n-6 होगा। क्लियर हो रहा है, n-6 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 1/3 होल ब्रैकेट रेस्ट टू पावर 6 होगा यहाँ पे। क्लियर है, 6 होगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन नोट डाउन वन थिंग दैट, देखो जब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड का मतलब कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट को फ्लिप कर लो, ब्रैकेट को फ्लिप करके लिखो, तब जाके तुम लोग एंड का निकाल सकते हो। तो ब्रैकेट को मैंने एक बार फ्लिप किया तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ, सॉरी इसको फ्लिप करेंगे तो 1/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 रेस्ट टू पावर n। जब भी ऐसे फ्रॉम द एंड बोला होगा ना तो ब्रैकेट को फ्लिप करके लिखो और उसका टर्म लिखो 7 टर्म, बस तुमको आंसर मिल जाएगा। एंड फ्रॉम एंड बोला तो फ्लिप कर लो बस। तो r अभी भी 6 ही होगा तो NC6। अब सिर्फ क्या हो गया ना, अब टर्म्स फ्लिप हो गए, तो इसका मतलब 1/3 का होल पावर, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-6 होगा, मल्टीप्लाई बाय अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 है बराबर, तो इसका मतलब 2⁻⁴ का पावर 6 होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको, तो एंड बोला तो फ्लिप कर लो बस, ये कट गया बेटा इधर से, और इधर से कटने के बाद तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 है ना इसको डिवाइड करेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब 2⁻⁻⁶/3 होगा, 3 होगा करेक्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अच्छा ये घूम के ऊपर चला जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे n-6/3, घूम के ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब 3⁻n-6/3, ये तो सिमिलर घूम के ऊपर चला गया। अब देखो ये इधर चला जाएगा नीचे बेटा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इसका मतलब ये तो 3⁻⁴ का पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब ये तो 2⁻⁴ का पावर 6। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं काटना है तो उसको ऐसे रखो, तुम लोग दोनों को एक साथ काट लो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो। और ये रेशियो तुमको दिया है 1/6 का, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू, तो ये देखो इन दोनों का क्या है, पावर सेम है। जैसे तुम लोग को स्कूल से पता है ना बेटा, अगर 2⁻x इंटू 3⁻x अगर लिखा होगा तो वी कैन राइट 6⁻x, है ना, सेम है। उसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो 6⁻n-6/3 इस तरीके से, और डिवाइड बाय ये तो 2 हो गया, ये तो 2 हो गया, तो इसका मतलब 9 × 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 9 × 4। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसको इस तरह लेके जाओ, तो इसका मतलब 9 × 4/6 इज इक्वल टू 6⁻n-6/3। क्लियर है, तो डिवाइड करेंगे बेटा, इसका मतलब 6 का पावर 1, 6⁻n-6/3। तो इसको पावर को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम है, तो n-6/3 इज इक्वल टू 1, 3 तो चला गया, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 9। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देख लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो गया अपना काम यहाँ पे। ओके, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ
ठीक है। इफ द r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ हैज द सेम पावर ऑफ a एंड b देन द वैल्यू ऑफ द r इज, तो क्या लिखा है देखो एक्सपांशन अपने यहाँ पे, तो क्यूब रूट ऑफ a अपॉन रूट ऑफ b प्लस रूट ऑफ b अपॉन क्यूब रूट ऑफ a, उसका पावर दे बेटा 21, पावर दे 21, करेक्ट है। हैज द सेम पावर ऑफ a एंड b, r प्लस इफ द r प्लस 1 टर्म द एक्सपांशन ऑफ, अच्छा r प्लस 1th टर्म दिए, करेक्ट है। वो बोल रहे हैं कि a और b के पावर सेम है उसमें, तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, टी आर प्लस 1th टर्म को लिखते हैं, तो टी आर प्लस 1th टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, आर का वैल्यू कितना होगा, आर ही होगा, इससे कम कर इससे एक माइनस करेंगे ना, तो इसका मतलब 21 सी आर यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब थोड़ा ये अपना रूट वाला क्यूब रूट वाला पार्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेते बेटा, इधर दिखा दे देखो, तो क्यूब रूट को ऐसे लिखो a अपॉन रूट बी का पावर 1/3 होगा, तो 1/3 इसको भी अलग जाएगा, इसको भी अलग जाएगा, तो इसका मतलब a रेज़ टू 1/3, करेक्ट है। और रूट b को कैसे लिखोगे तुम लोग, रूट b को 1/2 का होल पावर 1/3 लिखना पड़ेगा बेटा, इसका मतलब a रेज़ टू 1/3 b रेज़ टू 1/6 होगा, ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से, इस तरीके से आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है, तो बहुत आसान पार्ट है बेटा ये, देखो a अपॉन इस रूट b को लिखो b रेज़ टू 1/2 और होल ब्रैकेट पावर, ये क्यूब रूट होने की वजह से क्या आएगा 1/3 आएगा, तो इसका मतलब ये 1/3 इधर जाएगा, इसको इधर जाएगा, तो a रेज़ टू 1/3 और b रेज़ टू 1/6 इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सॉल्व करके ले लेते तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना बेटा, तो b अपॉन a रेज़ टू 1/3 का होल पावर 1/2, तो ये 1/2 इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा, तो इसका मतलब b रेज़ टू 1/2 अपॉन a रेज़ टू 1/6 इस तरीके से आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अब इन दोनों को तुम लोग जोड़ दो, कि जोड़ने के बाद क्या आता है हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ दो, अभी ये फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गया फर्स्ट वेरिएबल और ये हो गया सेकंड वेरिएबल, तो एक बार देख लो कैसे किया मैंने उसको, a रेज़ टू 1/3 अपॉन 1/6, b रेज़ टू 1/2 अपॉन a रेज़ टू 1/6 इस तरीके से। तो चलो फिर लिख लेते हैं, तो हमको मालूम है कि ये वाला टर्म क्या आ गया बेटा, a रेज़ टू 1/3 b रेज़ टू 1/6 का होल पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 21 माइनस r, ठीक है। उसके बाद इसको हमने लिखा था b रेज़ टू 1/2 a रेज़ टू 1/6 का होल पावर, ये सेकंड टर्म के लिए r होगा, करेक्ट। अब a और b को अलग अलग करके ले लेते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि a का पावर और b का पावर इक्वल होना चाहिए, तो a और b को अलग अलग करके ले लो, तो इसका मतलब 21 CR, तो इस तरह लेके आ जाओ उसको, तो यहाँ पे a का जो पावर होगा वो 21 माइनस r अपॉन 3 होगा, करेक्ट है। और इधर देखो, इधर ये r6 के साथ मल्टीप्लाई r/6 होगा, यानी यहाँ पे a r/6 होगा, जैसे देखो बेटा a रेज़ टू 1/6 का पावर अगर r होगा, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब a रेज़ टू r/6 इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, उसी तरीके से इधर भी करेंगे हम लोग, तो b का पावर 21 माइनस r अपॉन 6 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा b का पावर r/2 हो जाएगा, क्लियर, r/6 को ऊपर लेके जाओ, तो इसका मतलब 21 CR, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 21 माइनस r अपॉन 3 इंटू a रेज़ टू माइनस r/6 हो जाएगा, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू r/2 इंटू b रेज़ टू माइनस 21 माइनस r/6। अब देखो बेस सेम है, तो इंडेक्स से क्या होगा एडिशन, तो इसका मतलब 21 CR, तो a का होल पावर डायरेक्टली लिखो, फिर 21 माइनस r अपॉन 3 माइनस r/6 इस तरीके से। और उसी वक्त तुम लोग b का भी पावर लिख सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, तो r/2 माइनस ऑफ 21 माइनस r अपॉन 6 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, करेक्ट है। अब a और b के सेपरेट पावर मिल गए, तो वो बोल रहा है कि इन दो पावर्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, बोर्ड पर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तो पावर इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब 21 माइनस r अपॉन 3 माइनस r/6 इज इक्वल टू r/2 माइनस
ये माइनस को वैसे छोड़ दो, 21 माइनस आर बाय 6, ब्रैकेट डालना मत भूलना है आपको, क्लियर है। तो ये वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये वाला इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो इसका मतलब 21 माइनस आर प्लस 21 माइनस आर अपॉन 6 इज इक्वल टू आर बाय 2 प्लस आर बाय 6 होगा, आर बाय 2 प्लस आर बाय 6 होगा, क्लियर है। तो इसको देखो बेटा, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 माइनस 2r और प्लस 21 माइनस आर अपॉन 6 होगा। अच्छा, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, ये भी 6 से होगा, तो यहाँ पे 3r प्लस r अपॉन 6 होगा, तो 6 और 6 कट गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन आसान हो गया। देखो 42, अब ये दोनों का जोड़ दोगे तो देखो 42 और 21 63 माइनस 3r इज इक्वल टू 3r प्लस r यानी 4r, करेक्ट है। तो 7r इज इक्वल टू 63, r इज इक्वल टू 9। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लो एक बार, चलो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको कैसे क्या देख लो, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा देख लो, तुमको समझना पड़ेगा ये वाली सारी चीजें, प्रैक्टिस से ही तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे मैं भी स्पीड से कर सकता, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग को सिखा रहा, तो थोड़ा सा स्पीड मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ tr plus 1 and r plus 2 terms of x1 plus x raised to 14 are in the AP, then what is the value of r? देखो बेटा, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि 1 प्लस एक्स रेज टू 14, ये जो एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स रेज टू 14 का ये जो एक्सपांशन है, इसके 3 टर्म्स है, यानी कौन कौन से, tr plus 1 and tr plus 2, they are in the AP, are in AP, करेक्ट है। तो देखो, तो कोई क्वेश्चन बोल रहा है, तो मुझे याद आ रहा है कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन को जब हमने एक्सपांड किया था तो कैसे लिख सकते हैं, NC0 x0 NC1 x1। तो 1 प्लस एक्स वाले जो एक्सपांशन होते हैं बेटा, उसमें कोई क्वेश्चन सिर्फ ये बाइनोमियल कोई क्वेश्चन आता है, ये वाला ये जो कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है ये उसका कोई क्वेश्चन होता है, याद रखना तुम लोग। जब भी 1 प्लस एक्स का जब भी एक्सपांशन करने जाओगे ना, तो ये कॉम्बिनेशन के जो पार्ट्स है ना, वही हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो बस बात खत्म। अगर r होगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी है 14, n की वैल्यू 14 है, तो r होगा तो 1 से कम, यानी 14cr-1, इस तरीके से 14cr-1, इसे 1 से कम कर लो तो 14cr होगा, और इसे कम कर लो तो 14cr+1 होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब वो बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि these coefficients are in the AP, these coefficients are in the AP। तो AP का मतलब क्या था, समझ लो मेरे पास 3 नंबर है A B C, R and AP बोला है ना। तो तुमको मालूम होगा, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है उसमें 2 नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे 2 4 6 अगर बोल दो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2। ये जो डिफरेंस होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये डिफरेंस बेटा कांस्टेंट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तुम लोग यहाँ पे याद रखना ये वाला पार्ट। दिस डिफरेंस इज कांस्टेंट इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस ए का डिफरेंस और c माइनस बी का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो b को इस तरफ लेके जाओ तो 2b इज इक्वल टू c प्लस ए होगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी 3 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो जो बीच वाला नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइड के 2 नंबर का एडिशन आएगा, साइड के 2 नंबर का एडिशन आएगा, इस तरीके से। याद रखना इसको बेटा, वीडियो फिर से रिवर्स करके देख लो इसको, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ये समझ में आएगा कंसेप्ट, तो ये बीच का टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 14cr-1 प्लस 14cr+1 इस तरीके से आएगा। अब इससे डिवाइड कर लो इधर, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 14cr-1 अपॉन 14cr प्लस 14cr+1 अपॉन 14cr, इस तरीके से। तो अभी हमने ये वाला ऐसा वाला पार्ट हमने अभी किया था, बराबर ऐसा वाला पार्ट हमने अभी किया था। अब हमको मालूम है कि ये n यहाँ पे फिक्स है, सिर्फ
आर माइनस वन और आर के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। आर प्लस वन और आर में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो अभी हमने वो ट्रिक लगाएंगे, वो देखो आर माइनस वन अपॉन आर, इसमें बड़ा कौन है? आर बड़ा है, तो क्रॉस में ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब आर, और बाकी साइड के दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब 14 माइनस आर प्लस वन। क्यों प्लस वन बेटा? क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो ना 14 माइनस आर माइनस वन जब किया तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 14 माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। तो 14 प्लस वन कितना? 15। तो डायरेक्ट लिखो क्या? 15 माइनस आर, डायरेक्ट लिखो 15 माइनस आर। तो इतना मतलब इतना सॉल्व करने की मेरे को जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान पार्ट है। 15 माइनस आर, इसको मैंने ऐसे लिखा, प्लस अब आर प्लस वन और आर में कौन बड़ा है? आर प्लस वन बड़ा है, तो क्रॉस में नीचे आएगा वो। यही हमें अभी ट्रिक देखा था ना, और ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो कितना आएगा? 14 माइनस आर इज इक्वल टू, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा ये लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम लोगों को, मैं करके देता हूँ, बीच रास्ते में तुम लोग उसको सॉल्व कर लो एज ए होमवर्क। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा इधर, प्लस 14 माइनस आर इंटू 15 माइनस आर, इस तरीके से होल डिवाइड बाय 15 माइनस आर और आर प्लस वन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको तुम लोग सॉल्व करो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट देख लो, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, now we are moving to the next question. If the coefficients of p plus 1 and p plus 2 terms in the expansion of 1 plus x raised to n are in the AP, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया ना बेटा, अभी सिमिलरली क्वेश्चन था। तो pth टर्म के यानी r का वैल्यू कितना होगा? p माइनस वन। p प्लस वन टर्म में r का वैल्यू p होगा, और p प्लस टू टर्म में r का वैल्यू p प्लस वन होगा, एक से कम कर लो। और 1 प्लस एक्स वाले एक्सपांशन में हमेशा जो कोएफिशिएंट होता है वो कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है, एनसीआर, वही उसका कोएफिशिएंट होता है, याद रख लो तुमको। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट देख लो। अच्छा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो। इफ p एंड q बी पॉजिटिव देन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू p एंड x रेज़ टू q इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू p प्लस q विल बी, देखो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पी प्लस क्यू वाला एक्सपांशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, बराबर। तो मैंने क्या बोला था, अगर तुमको एक्स रेज़ टू पी का कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पी निकालना है, और तुमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू क्यू निकालना है। तो मैंने अभी क्या बोला था, 1 प्लस एक्स वाले एक्सपांशन में कोएफिशिएंट हमेशा एनसीआर होता है, एनसीआर। तो इसका मतलब एन कितना है मेरा? पी प्लस क्यू सी। अब आर कितना है? आर ये पावर ही होगा P, कैसे? देखो, अरे बेटा 1 प्लस एक्स रेज़ टू n का एक्सपांशन ऐसे होता है ना, NC 0 x 0, तो ये 0 और x का 0 सेम होना चाहिए, यही तो तुम्हारा r का वैल्यू था ना। और देखो NC 1 x रेज़ टू 1, ये 1 सेम होना चाहिए, तो इसलिए ये P और ये P इधर का सेम आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिखा उसको। गेटिंग माय पॉइंट? अब मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? NCR वही होगा, Q हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कोएफिशिएंट क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्या होंगे? देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, P प्लस क्यू सी पी, ये दोनों भी बेटा कोएफिशिएंट इक्वल है। क्यू इक्वल है, आई विल टेल यू। देखो ये इक्वल है कोएफिशिएंट्स, ये दोनों भी कोएफिशिएंट्स इक्वल है। क्यों है इक्वल? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ना बेटा, वी हैव वन प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो अगर ये दो टर्म्स अगर इक्वल होंगे तो यहाँ पे r और n माइनस आर, इन दोनों का जो एडिशन है वो ऊपर का पावर आना चाहिए n। देखो तो यहाँ पे भी देखो p और q, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो ऊपर का पावर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों भी कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? देखो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग वहां पे लगा रहे हैं, तो नीचे वालों का r का एडिशन ऊपर का पावर अगर आ गया तो दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब। चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब इन द एक्सपांशन ऑफ x बाई 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 10 द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 4 इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 4 इज, ठीक है। तो देखो, तो
देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक ट्रिक वाला मेथड और एक कंसेप्ट वाला मेथड। तो पहले ट्रिक का मैं मेथड यूज कर लेता हूँ। ट्रिक का मेथड देखो क्या है। अगर ऐसा एक्सपेंशन आ गया तो एक काम करो, एक्स रेस टू पी प्लस बी अपॉन एक्स रेस टू क्यू रेस टू पावर एन, करेक्ट, रेस टू पावर एन। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एम, पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एम, तो उसमें आर का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ट्रिक से, एनपी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। इससे हम लोग आर का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग देखो, तो ये ऊपर का ब्रैकेट इसी फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ पे ए का वैल्यू की जगह पर क्या है, वहां पे 1/2 है और पी की जगह पर वहां पे 1 है। इसका मतलब यहाँ पे पी का वैल्यू 1 आ गया, पी का वैल्यू 1 आ गया, क्यू का वैल्यू 2 आ गया, एन का वैल्यू 10 आ गया और एक्स रेस टू एम यानी एफ का वैल्यू 4 आ गया। दिख रहा है सबको? तो बस हमारा आर का फॉर्मूला लगा दो बेटा। तो आर इज इक्वल टू, देखो एन कितना मेरा 10 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो इसका मतलब 6 माइनस 4 सॉरी 6 अपॉन 3। तो इसका मतलब आर हमारे यहाँ पे 2 आ गया। देखो कितना जल्दी से हमने आर निकाला है ना, इंटरेस्टिंग ट्रिक, कितनी जल्दी से आर हमने निकाला। तो आर अगर 2 आ गया तो अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 4 पूछ रहा है, करेक्ट है। तो कोएफिशिएंट कहां पे मिलेगा तुमको? टर्म में मिलेगा कोएफिशिएंट, टर्म में। तो अगर R2 आ गया तो थर्ड टर्म होगा, इससे एक ज्यादा, तो थर्ड टर्म होगा, R2 आ गया और n कितना अपना 10C2 मल्टीप्लाई बाय x/2 का पावर रेस टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 8। अगर माइनस दिया होगा तो विथ माइनस लेना पड़ेगा बेटा इधर, तो 3/x² का पावर ये 2 होगा, करेक्ट है। पावर 2 होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी कोएफिशिएंट लिखते तब x नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, जहां x से वहां पे 1 पुट करो। तो इसका मतलब 10C2 1/2 रेस टू 8 माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 9 आएगा, 9 इंटू 9। इज इट सिंपल? कोएफिशिएंट में कभी भी x नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रखना तुम लोग। इस ट्रिक से बहुत सारे हम लोग एग्जांपल कर सकते हैं। चलो अच्छा, इसको अब तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो, सॉल्व करो इसको। If the coefficient of 5th, 6th and 7th term in the expansion of 1 plus x raised to n be in the AP, then n is equal to, सॉल्व कर लो बेटा। अभी AP के हमने क्वेश्चन किए थे। The coefficient of x raised to -7 in the expansion of ax minus bx square। तो ये जो हमने अभी ट्रिक बताया था ना, उस ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो कौन सा ट्रिक? ax raised to p plus b upon x raised to q। लेकिन बेटा ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है? अगर इस फॉर्मेट में लिखा होगा तभी एप्लीकेबल होगा। गलती से अगर तुमको अगर ऐसे लिखा है 3x + 4y, उसमें ये ट्रिक नहीं लगा सकते तुम लोग, क्योंकि ये डिवाइडेड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे डिवाइडेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिक यहाँ पर ही सिर्फ एप्लीकेबल होगी इस फॉर्मेट के लिए। तो ये वाला एग्जांपल भी उसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैं अगर चाहे तो तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पे x - 1/bx² यहाँ पे ऐसे लिखा है, रेस टू पावर 11 लिखा है, बराबर। द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू -7 पूछ रहा है, क्या होगा? तो एक काम करते हैं,
तो उसके लिए तुमको आर की जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर हम लोग कैसे लिखेंगे, एनपी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे p का वैल्यू 1 है, q का वैल्यू 2 है, और 11 इंटू 1 माइनस, अब m का वैल्यू दिया है ना x रेस टू -7, तो ये m का वैल्यू ये होगा, तो -7 और डिवाइड बाय p प्लस क्यू यानी 1 प्लस 2, तो इसका मतलब 11 प्लस 7 अपॉन 3, तो R6 आ गया बेटा, R6 आ गया। तो कौन से टर्म में x रेस टू -7 का कोएफिशिएंट मिलेगा, तो 7th टर्म में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा तुमको, क्योंकि इससे एक बढ़ाएंगे ना हम लोग, इससे एक बढ़ाएंगे। तो टर्म कैसे लिखोगे, टर्म 11c6 ax का पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी 5 माइनस bx² का पावर 6 माइनस bx² का पावर 6। देखो, और हमने एक ट्रिक से क्वेश्चन किया, ये करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। देखो यहाँ पे x का पावर 12 होगा और यहाँ पे x का पावर 5 है, तो 12 ऊपर जाने के बाद माइनस होगा, तो x का पावर -12 और x का पावर 5, तो इसका आंसर x रेज़ टू -7 ही होगा ना बेटा। तो हमने करेक्ट सॉल्व किया, आर का वैल्यू करेक्ट आ गया, इसका मतलब यहाँ से भी चेक कर सकते हो। x को हटाओ तो कोएफिशिएंट मिलेगा 11c6 a रेज़ टू 5, और अब देखो a रेज़ टू 5 और -1 अपॉन b रेज़ टू 6, तो इवन पावर की वजह से माइनस गायब होगा, तो 1 अपॉन b रेज़ टू 6 आएगा। तो a रेज़ टू 5 अपॉन b रेज़ टू 6 सारे ऑप्शन में नहीं, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, बीच के 2 ऑप्शन, तो माइनस वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि माइनस तो आएगा नहीं। यहाँ पे दिख रहा है ना, इवन पावर होने की वजह से माइनस नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिना सॉल्व के बता सकते हो ना, माइनस देख के वहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन अगर नहीं होगा, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन नहीं होगा, तो कोई क्वेश्चन कैसे निकालते। देखो, जैसे अगर मैंने तुम लोग को बोला इन 3x प्लस 4y रेज़ टू पावर 12 फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5, अब कैसे करेंगे देखो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5, अब कैसे करेंगे देखो, अब कैसे करेंगे। अब कुछ नहीं, पहले टर्म लिखो तुम लोग, tr प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे होगा 12cr, 3x का पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 12 माइनस r, और 4y रेज़ टू पावर r होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पे 4 कर लेते हैं, y को भी नहीं लेंगे, 4 कर लेते हैं। तो बाकी सब लोग को एक साथ लाओ और x को अलग करो तुम लोग। यहाँ पे 3 अलग होगा, 12 माइनस r होगा, और यहाँ पे 4 अलग होगा, और ये x अलग होके आएगा 12 माइनस r, इस तरीके से सर्च एंड इंडेक्स बेटा। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5, तो बेटा x को छोड़ के ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। लेकिन किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x रेज़ टू 5 का। तो अगर इसको, अगर मेरे को x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट बोलना है, तो ये वाला पावर 5 होना चाहिए। तो देखो फिर 12 माइनस r इज इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब r इज इक्वल टू बेटा तुम्हारा 7 आ रहा है। यानी अगर हमने 8th टर्म अगर निकाला, 8th टर्म का कोएफिशिएंट है x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट, इस तरीके से निकालते इसको हम लोग, ठीक है, इस तरीके से निकालते। ये नॉर्मल मेथड होता है निकालने का। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलो इस तरीके से निकल। कभी कभी क्या होता है ना, आर का वैल्यू फ्रैक्शनल आता है, आर का वैल्यू फ्रैक्शनल आता है। तो जब अगर आर कोएफिशिएंट निकालते हो, तो अगर आर का वैल्यू फ्रैक्शनल आ गया तो कोएफिशिएंट बेटा 0 ही होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में आर होल नंबर होना चाहिए। आर फ्रैक्शनल आ गया तो वो वहां पे टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती, करेक्ट है।
आर अगर फ्रैक्शनल आ गया तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं होती, तब कोएफिशिएंट क्या बोलना, जीरो बोलना तुम लोग। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। नाउ ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा वाला क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 53 इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। देखो, समेशन m इज इक्वल टू 0 अप टू 100, समेशन m इज इक्वल टू 0 अप टू 100 cm x माइनस 3 का पावर 100 माइनस m और 2 रेज़ टू m। पूछ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 53 क्या हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखो बेटा, ये जो बेसिकल एक्सपेंशन जो है ना, उसमें तुम लोग इस ब्रैकेट को कंसीडर कर लो कैपिटल X कुछ तो, और इस 2 को कंसीडर कर लो कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल Y। तो बेसिकली किसका एक्सपेंशन हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया x प्लस वाई रेज़ टू 100 का। दिख रहा है बेटा, n 100 है ना इधर। याद आ रहा है कि हम लोगों ने कल जो एक्सपेंशन किया था उसमें x प्लस वाई रेज़ टू n होगा, तो उसमें हम लोग लिखते हैं ना समेशन r इज इक्वल टू 0 अप टू n सी आर और x रेज़ टू n माइनस r और y रेज़ टू r, इस तरीके से लिखते थे ना हम लोग इसको। तो उसको कंपेयर कर लो, इसके साथ कंपेयर कर लो, तो वही लिखा ना हमने, x प्लस वाई रेज़ टू 100। कैपिटल X का मतलब होगा x माइनस 3 और कैपिटल Y का मतलब होगा 2। तो इसका मतलब, इसको अगर मैं पुट कर लूँ वैल्यू, तो इसका मतलब x माइनस 3 प्लस 2 रेज़ टू 100। तो ये आसान होगा क्वेश्चन बेटा, ये हो गया x माइनस 1 का पावर 100 हो गया, करेक्ट है, x माइनस 1 का पावर 100 हो गया। तो किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x रेज़ टू 53 का। तो टर्म लिखो, टर्म, क्योंकि अभी हमारा डिवाइडेड फॉर्मेट नहीं है ना, तो ट्रिक मत लगाओ यहाँ पे, TR प्लस 1, तो 100 CR और यहाँ पे x का पावर 100 माइनस r होगा, ये वाला हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये -1 है बेटा, माइनस पुट करना पड़ता है, -1 का पावर r होगा। तो बस यहाँ पे देखो किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x का कोएफिशिएंट निकालना है। तो बाकी सबको अलग कर लो, तो 100 CR -1 का पावर r, x का पावर 100 माइनस r, इस तरीके से। तो अगर मैंने 100 माइनस r को अगर 53 पुट किया, तो ये उसका ही कोएफिशिएंट होगा ना x रेज़ टू 53 का। तो इसका मतलब 100 माइनस r इज इक्वल टू 53, तो r इज इक्वल टू 47 आ गया बेटा, r इज इक्वल टू 47। अब ये ऑड नंबर है ना, अब क्यों ऑड बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं r पुट करूंगा तो आंसर मेरा माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो ये वाला कोएफिशिएंट होगा, तो ये वाला कोएफिशिएंट हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, 100 C 47 और -1 का पावर 47, तो आंसर -1 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में एक ऑप्शन है 100 C 47, दूसरा है 100 C 53, वो भी नहीं है, -100 C 53 बराबर। इसको फ्लिपिंग थ्योरम लगाओ बेटा, 100 माइनस 47 कितना हो गया, 100 C 53 हो गया ना बेटा, फ्लिपिंग लगाया मैंने यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके, क्लियर सकते। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं बेटा, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If in the expansion of 1 plus x raised to m into 1 minus x raised to n, the coefficient of x and x square are 3 and -6 respectively, then what is the value of m? अब बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज़ टू m का एक ब्रैकेट है और 1 माइनस एक्स रेज़ टू n का ब्रैकेट उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बोल रहा है कि वो कोएफिशिएंट ऑफ x and x square are 3 and -6, are 3 and -6, then what is the value of m? m क्या बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो समझा तुमको। इस क्वेश्चन कैसे करना है, अगर समझ लो मैंने ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया 2x प्लस 3y इंटू x प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3xy प्लस 3y, करेक्ट है।
+3 या इसको चलो y कर लेते हैं, हम लोग y कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको x का टर्म मिलेगा, x2 का टर्म मिलेगा। तो ये जो है ना 2 वगैरह ये कोएफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये तुम लोगों को याद रखना है यहाँ पे। गेटिंग द आइडिया क्लियर? अब जिन स्टूडेंट को कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं ना, जब ब्रैकेट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नहीं मालूम तो उनके लिए थोड़ा बहुत मैं हिंट यहाँ पे बताता हूँ कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। जिनको नहीं मालूम कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखो जैसा अगर मैंने तुम लोगों को अगर बोला मेरे पास एक टर्म है 4x2yz और क्वेश्चन पूछे तुम लोग को कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x2, उसके बाद बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ y, उसके बाद बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ z और उसके बाद बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब तुमको x2 का कोएफिशिएंट पूछेगा तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x2 को छोड़ के जो बचा है वो कोएफिशिएंट, क्या बचा है? ये बचा। तो 4yz ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़ के जो भी बचेगा, y को छोड़ के जो भी बचेगा वो उसका कोएफिशिएंट। तो अगर y को छोड़ के क्या बच रहा है यहाँ पे 4x2z, वो उसका y का कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा? 4x2y, 4x2y होगा। हाँ अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है यहाँ पे 4x2y z। अब इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, वो ये कि x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। लेकिन बेटा कोई बच्चा अगर दिमाग लगाएगा कि वो बोला कि सर x का कोएफिशिएंट निकालने का, अच्छा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ x इंटू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस x को छोड़ देंगे तो बच्चा क्या, ये वाला पार्ट बचा। तो बच्चा क्या करेगा, उसको आंसर ऐसे लिखेगा 4xyz। लेकिन ये बेटा गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? क्यों हो गया गलत? क्योंकि जिसका कोएफिशिएंट निकाल रहे वो फिर से वहां पर रिपीट नहीं होना चाहिए आंसर में। अगर x का कोएफिशिएंट निकाल रहे तो x आंसर में नहीं आना चाहिए। नहीं तो कोएफिशिएंट निकालने का लॉजिक क्या है, जिसका कोएफिशिएंट निकाल रहे वो छोड़ के बाकी सबको लिखना है। तो x का कोएफिशिएंट लिखते हो तो अगर फिर से x रिपीट हो गया तो वो गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, नॉनसेंस, इसको नॉनसेंस बोलेंगे हम लोग, क्वेश्चन ही गलत है बेटा इसमें, ठीक है। इस तरीके से कोएफिशिएंट निकाले जाते हैं। तो ये पहला तुम लोग पार्ट याद रख लो। कभी कभी टर्म्स ऐसी होती है जैसे x2z प्लस xz प्लस yz अगर ऐसा ऐसा लिखा होता है और पूछता है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ z। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे z है ना बेटा, जहां जहां पे z है, देखो यहाँ पे z को छोड़ के क्या है x2 आ रहा, यहाँ पे z को छोड़ के क्या है 1 आ रहा, और यहाँ पे z को छोड़ के क्या आ रहा y आ रहा है। सबको प्लस कर लो, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ z। यहाँ पे z को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। यहाँ पे z को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे z को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो सबको ऐड कर लो क्योंकि ऐड हो रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट कभी कभी एक्सप्रेशन भी होता है, याद रखना, कोएफिशिएंट कभी कभी एक्सप्रेशन भी होता है। अंडरस्टूड? गेटिंग ओके। तो अगर z के टर्म्स अगर एक से ज्यादा आ रही है तो उनके कोएफिशिएंट का एडिशन होगा बेटा इस क्वेश्चन में। तो उसी तरीके से ये दोनों जो ऊपर के ब्रैकेट्स है ये जब मल्टीप्लाई होंगे तब उसमें x2 के मोर देन 1 टर्म आ सकता है, x2 का मोर देन 1 टर्म आ सकता है। तो x2 का अगर मोर देन 1 टर्म आ गया और x2 का कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो फिर जहां जहां पे x2 के टर्म्स आ रहे हैं वो सारे कोएफिशिएंट को फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू कोएफिशिएंट का लॉजिक समझ आएगा? इस तरीके से होता है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। जब भी ऐसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो, अलग अलग ब्रैकेट, और पूछ रहे कि इसका कोएफिशिएंट निकालो, इसका कोएफिशिएंट निकालो, तब मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जब ये ऐसे अलग अलग ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं तो टेबल फॉर्मेट में इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? टेबल फॉर्मेट में। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टेबल फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन आ रहा है। तो मेरे को तुम लोग चीज बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स का अगर एक्सपांशन लिखा तो हाउ विल यू राइट डाउन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स?
रेस टू एम। तो 1 प्लस एक्स रेस टू एम का एक्सपेंशन बेटा कैसे लिखोगे, mc0। अब देखो ये 1 प्लस एक्स वाला जो एक्सपांशन होता है, ये जो 1 प्लस एक्स वाला जो एक्सपांशन होता है बेटा, ये बहुत आसान होता है क्योंकि 1 को लेने की जरूरत ही नहीं होती ना, सिर्फ x को लेना पड़ता है। तो x का पावर 0 ये मैच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद mc1 x का पावर 1, उसके बाद mc2 x का पावर 2। बस यहाँ पे हम लोग रुकेंगे क्योंकि हमको x रेस टू 1 का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे रुकेंगे। उसी तरीके से अगर मैंने 1 माइनस एक्स का अगर 1 माइनस एक्स रेस टू पावर का अगर एक्सपांशन किया तो क्या होगा, mc0 x0। हाँ, लेकिन अब x माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखना भूलना मत। अब यहाँ पे रेस टू पावर 0 वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये याद रखो तुम लोग, ठीक है। अब अगर ये माइनस यहाँ पे अगर बीच में आ गया ना, तो एक्सपांशन में अल्टरनेट माइनस प्लस आते हैं। तो यहाँ पे माइनस mc1 x का पावर 1। अब क्यों माइनस आएगा, क्योंकि देखो अगर तुमने यहाँ पे प्लस लिखा तो, लेकिन पुट तो माइनस एक्स ही कर रहे हो ना तुम लोग, तो जहां पे और पावर होगा वो माइनस होगा। देखो ये माइनस और प्लस माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आना चाहिए बेटा, ये वाला पार्ट है ना, x रेस टू 1 प्लस mc2 x का पावर 2। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। अंडरस्टैंड पॉइंट, ठीक। अब देखो, तो पहले हम लोग x के बारे में सोचेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x के बारे में सोचेंगे। देखो ये जो 1 प्लस एक्स रेस टू एम का ब्रैकेट है, ये हमको x का पावर 1 दे सकता है, और 1 माइनस एक्स रेस टू एन का ब्रैकेट भी x का पावर 1 दे सकता है। लेकिन एज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द x रेस टू 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद x रेस टू 1 आना चाहिए। तो एक हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी लिख सकते हैं कि मान के चलो इस ब्रैकेट से मैंने x रेस टू 1 ले लिया, तो अगर इस ब्रैकेट से x रेस टू 1 ले लिया तो इस ब्रैकेट से x रेस टू 0 लेना पड़ेगा बेटा मेरे को। क्यों, क्योंकि x रेस टू 1 मल्टीप्लाई बाय x रेस टू 0 करेंगे तो बेटा बेस सेम होगा, तो इंडेक्सेस का एडिशन, तो आंसर x रेस टू 1 ही आएगा ना। ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात। या उल्टा ऐसे कर सकते हो कि इस ब्रैकेट से x रेस टू 1 ले लो, या इससे x रेस टू 0 ले लो। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, अब अच्छी बात है, देखो अब इंटरेस्टिंग चीज है, अब इंटरेस्टिंग चीज, अब लिखा हमने पॉसिबिलिटीज। अब इसको लिखिए कैसे, मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है मैथमेटिकल टर्म में। देखो अब इन दो पॉसिबिलिटी छोड़ के x रेस टू 1 बनने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब देखो, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये सेकंड पॉसिबिलिटी, तो इसको कैसे रीड करते हो, फर्स्ट ब्रैकेट से x रेस टू 1 लेना चाहिए एंड दूसरे ब्रैकेट से x रेस टू 0 लेना चाहिए। तो जब भी तुम लोग इन दोनों के बीच में एंड लगा रहे हो, क्योंकि एक यहां से x रेस टू 1 आना चाहिए एंड यहां से x रेस टू 0 आना चाहिए, तो एंड के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते चीजों को मल्टीप्लाई करते। उसके बाद ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x रेस टू 0 एंड x रेस टू 1। जब हम लोग और लगाते हैं तो इसका मतलब पहला पॉसिबिलिटी और दूसरा पॉसिबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैं तुमको लिख के देखा था। देखो ये जो पहला x रेस टू 1 है, इसको कैसे लिखोगे, x रेस टू 1। तो x रेस टू 1 का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो x रेस टू 1 का कोएफिशिएंट क्या है, कितना आ रहा है, mc1। तो mc1 लिखो, mc1 लिखो, क्योंकि वो कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, तो x रेस टू 1 का कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब x रेस टू 0 की बारी, x रेस टू 0 की बारी, दिस एंड दिस, ये दोनों भी जरूर है ना। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ब्रैकेट से x रेस टू 1 आना चाहिए एंड दूसरे से x रेस टू 0 आना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं ना इसके ऊपर हम लोग, तभी जाके इन दोनों को कंबाइन करके x रेस टू 1 मिलेगा मेरे को। तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एंड। अभी x रेस टू 0 सेकंड ब्रैकेट से, सेकंड ब्रैकेट से x रेस टू 0 इधर मिल रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, nc0 होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगा, और सेकंड पॉसिबिलिटी होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहले ब्रैकेट से x रेस टू 0 आना चाहिए, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, mc0 होगा, करेक्ट है। एंड x रेस टू 1, तो सेकंड ब्रैकेट से x रेस टू 1 का कोएफिशिएंट, लेकिन बेटा सेकंड ब्रैकेट में x रेस टू 1 का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस nc1 है। माइनस यहाँ पे विथ माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस nc1 ये होता है, क्योंकि यहाँ पे इस x का कोएफिशिएंट -1 है, तो उसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं, तो माइनस nc1। ठीक है, तो फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो x मिलता है, तो उस x का कोएफिशिएंट कितना बोला है, उसका 3 बोला है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा 3 होगा। तो mc1 का मतलब कितना होता है, m होता है, nc0 1 होता है, mc1 का मतलब n, लेकिन ये -n होगा और ये 1, तो m माइनस n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब m का वैल्यू निकालना है तुमको। तो एक काम करो, फिर काम करो, सब कुछ इक्वेशन m में आना चाहिए, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू
m प्लस m माइनस 3, इस तरीके से लिख सकते। इस तरीके से, ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है। मैं और भी 2-3 एग्जांपल ले लूंगा, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे यहाँ। अभी हो गया x के बारे में। अब x स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर से वो वाले 2 ब्रैकेट हम लोग ले लेंगे, 1 प्लस एक्स रेस टू एम इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू एम, ठीक है। अभी इस टेबल फॉर्मेट को फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग, टेबल फॉर्मेट को फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ से एक्स 0 होगा, या उल्टा कर लो, यहाँ से एक्स 0 ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लो, या ऐसे करो कि यहाँ से x1 ले लो, यहाँ से x1 ले लो, क्योंकि वो सारे अवेलेबल है ना यहाँ पे। अच्छा, इन तीनों पॉसिबिलिटी छोड़ के x2 का पॉसिबिलिटी, स्क्वायर का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, तीन ही पॉसिबिलिटी। x2 का टर्म पहले भी कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, जिसका कोएफिशिएंट MC2 होगा, तो MC2 लिखा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई x0 इधर से आ रहा है, तो इधर से x0 है, तो मल्टीप्लाई NC0 होगा। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी और दिस पॉसिबिलिटी प्लस करेंगे, x0 पहले से मिल रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट MC0 होगा, मल्टीप्लाई x2 इधर आ रहा है, तो इधर इसमें x2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, NC2 होगा, NC2 होगा, और प्लस x1 इधर से मिलना चाहिए, तो x1 का कोएफिशिएंट MC1 है, मल्टीप्लाई बाय दूसरे से x1 का कोएफिशिएंट माइनस NC1 है, तो पूरा एडिशन 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए, सॉरी -6 आना चाहिए, देखो वहां पे ऊपर लिखा है -6 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, MC2 को कैसे लिखोगे बेटा, 2 बार रिड्यूस करने के लिए बोला है ना मैंने, तो m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 NC0 1 होगा, प्लस इसको 2 बार रिड्यूस करो, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 MC0 1 होगा, तो ये m और ये माइनस है, तो इसका मतलब -mn इज इक्वल टू -6 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जगह तो क्वेश्चन को थोड़ा उधर के हटा देता हूँ, देख लो। अब ये एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, यहां से n का वैल्यू इधर पुट कर लो, n का वैल्यू, और m के लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से ये ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन वाले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, देख ले एक बार बेटा। ठीक है, चलो, ये तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो हर बार हम लोग यही ट्रिक यूज करने वाले, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अगर और कोई क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है इस टाइप की, तो और भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो और एक थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन दिए 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 6 का होल पावर 2, 1 प्लस एक्स का पावर 24, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल ब्रैकेट रेस टू 24, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 12, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 12। तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई हो गया, 2 अलग अलग ब्रैकेट, और कोएफिशिएंट x रेस टू 12 पूछ रहा है, तो कुछ नहीं बेटा, टेबल फॉर्मेट में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, टेबल फॉर्मेट में। तो टेबल फॉर्मेट में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको, तो x 12 चाहिए, तो इससे आ सकता है x रेस टू 12 आ सकता है ना बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं तो ये x रेस टू 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से x का पावर 12 मिल सकता है, करेक्ट है, x का पावर 12 मिल सकता है। अगर यहां से ही तुमने x का पावर, क्योंकि ये स्क्वायर अगर करेंगे तो 12 हो सकता है इसका, यहां से अगर x रेस टू 12 तुमने ले लिया, तो इधर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो x 12 आना चाहिए। यहां से भी x का पावर 12 आ सकता है, कैसे देखो, x का पावर इधर 1 है ना बेटा, और पावर 24 है, तो नॉर्मल अपना एक्सपांशन है 1 प्लस x का, NC1 x1, NC2 x2, NC3 x3, NC12 x12। तो यहां से अगर x का 12 आ गया, तो यहां से x का 0 ले लो तुम लोग, या यहां से x रेस टू 6 मिल सकता है मेरे को, और यहां से भी x रेस टू 6 मिल सकता है, अंडरस्टूड। अच्छा, ये 3 पॉसिबिलिटीज है,
तीन पॉसिबिलिटी को छोड़ के एक्स रेस्ट 12 करने की कोई देखो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x12, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x12, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x12, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, नहीं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इधर से x10 ले लेता हूँ, क्योंकि आपने बोला ना NC1 x1 NC10 x10 यहाँ से 10 मिलता है, तो यहाँ से x2 ले लेते हो। लेकिन बेटा ये गलत कर दिया तुमने, क्योंकि इस ब्रैकेट से x2 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से x2 नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान सुनना। तो लिखना शुरू करो आप। अब देखो ये x12 कब आएगा? x12 कब आएगा? जब तुम लोग क्या करोगे, x6 का पावर 2 ले लोगे, करेक्ट है? तो ये हमारा 1 + x6 का ही नॉर्मल एक्सपांशन है ना बेटा, नॉर्मल एक्सपांशन। तो याद रखना मेरी बात कि 1 + x⁻n का जो एक्सपांशन होता है उसमें NCR x⁻r, तो r और x का पावर सेम होना चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है, x12 अगर इस ब्रैकेट से लेना है तो r की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, 2। इसका मतलब इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 2c2 होगा। क्या होगा? r की वैल्यू 2 होगी ना, बताइए। x का पावर जो होगा r, वही NCR में r होगा 12 करने के लिए। तो ये तो कोएफिशिएंट मिल गया 2c2, अंडरस्टूड। कभी कभी क्वेश्चन में बेटा इस x6 के कुछ जुड़ा होता है 3 वगैरह, तो वो भी लेना पड़ता है, कोएफिशिएंट का पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करो, x⁻0 इधर से लेना, तो इधर से x⁻0 कब मिलेगा? जब हमारा 24c0 होगा, करेक्ट है? इस तरीके से 24c, क्योंकि ये नॉर्मल 1 + x वाला अपना एक्सपांशन है ना। पहला पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, प्लस दूसरा पॉसिबिलिटी। अब पहले से x⁻0 लेना है, तो यहां से x⁻0 कब मिलेगा? जब 2c0 होगा तब। ठीक है, मल्टीप्लाई x12, यहां से x12, ये तो नॉर्मल 1 + x वाला अपना एक्सपांशन है, तो 24c12, उसी में तुमको x⁻12 मिल जाएगा। और कोएफिशिएंट लिखते तो हम लोग x वगैरह नहीं लिखते ना, ओनली सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट लिखते हैं, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। प्लस यहां से x⁻6 लेना है, तो x⁻6 यहां से अगर लेना है इस ब्रैकेट से, तो इसका मतलब x⁻6 का पावर 1 होना चाहिए। इसका मतलब r का वैल्यू 1 होगा ना, क्योंकि 1 + x वाला ही एक्सपांशन है ना ये, तो r का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब 2c1 मल्टीप्लाई बाय, यहां से x⁻6 लेना है, तो नॉर्मल एक्सपांशन है, x का पावर 1 है ना, x का पावर 1 है तो उसका पावर 6 आएगा, यानी r का वैल्यू 6 होगा, 2466। तो बस इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 1 प्लस ये होगा तुम्हारा 2c0 का 1, यानी 24c12 होगा, प्लस ये 2c1 का वैल्यू 2, और ये मल्टीप्लाई बाय 24c6 होगा। इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ अब और कुछ अलग से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर समझ लो ऐसा क्वेश्चन दिए, 1 + 2x का पावर 6 है, मल्टीप्लाई बाय 1 - x का पावर 7 दिया, और बोल रहा है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 बोल रहा है। तो वही हम लोग ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, टेबल फॉर्मेट, हमारा टेबल फॉर्मेट। तो x का पावर 3 चाहिए, तो क्या लगता है? 1 + 2x का पावर 6 है, तो यहाँ से x का पावर 3 मिल सकता ना, क्योंकि नॉर्मल x का पावर 1 है, तो x का पावर अगर 1 होगा यहाँ पे, तो 3 करने के लिए तो ऊपर 3 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। हाँ, और यहाँ भी तो 1 - x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है, तो x का पावर 3 मिलने में कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ लो पहले से मैंने अगर x का पावर 3 लिया है, हाँ, तो दूसरे से x का पावर 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x का पावर 3 होना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी होगी। प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इसका x 0 ले लिया और इससे x3 ले लिया, और क्या हो सकता है ना बेटा? 1 + 2x से x² आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे 2x का पावर 1 है ना, तो इसको x² करने के लिए सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी x का पावर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर 2 लगाना पड़ेगा, r की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। वो तो पॉसिबल है ना, r की वैल्यू 0 1 2, तो यहाँ से x² पॉसिबल है। अगर यहाँ से x² पॉसिबल है तो वहाँ से x⁻1 लेना पड़ेगा। फिर से एक बार फ्लिप कर लो, यहाँ से x⁻1 ले लिया तो वहाँ से x⁻2 ले लो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 दे देगा, x⁻3, और ये भी x⁻3 होगा, तो सबको प्लस करेंगे। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो
और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसे तुमको लगता है? चलो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज। तो पहली पॉसिबिलिटीज को तुम लोग लिखे हो कैसे? हाउ विल यू राइट डाउन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? तो x⁻³ करना है तुमको, बराबर? तो कोएफिशिएंट में तो एनसीआर होता ही होता है। एनसीआर किसी भी टर्म के कोएफिशिएंट में तो एनसीआर होता है बेटा, किसी भी टर्म के कोएफिशिएंट में एनसीआर होता है। तो एनसीआर का मतलब एनसी। अब आर लिखना जरूरी है, आर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि देखो ब्रैकेट में x का पावर 1 है, लेकिन तुमको चाहिए x का पावर 3, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर 2x का पावर 1 है, तो इसको 3 करने के लिए r का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब 63। लेकिन ये 2 इसके साथ जुड़ा है, x⁻1 का घेना है 2, तो 2 भी आएगा इधर बेटा, कोएफिशिएंट का पार्ट है 2 क्यूब। इस तरीके से सिर्फ x को नहीं लिखना है, वेरिएबल को नहीं लिखना है, कोएफिशिएंट को लिखना है सारे। मल्टीप्लाई करो x⁻0, इधर से x⁻0 लेना है, कहां पे मिलेगा? ये तो x का पावर 1 है ना बेटा, x का पावर 1, तो इसको x⁻0 करने के लिए इधर 0 ले लो, तो इसका मतलब ये हमारा r का वैल्यू होता है। लेकिन ये x अकेला नहीं, इसके साथ माइनस भी जुड़ा है ना बेटा, ये भूलना मत। ये इसके साथ एक्चुअली इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, -1 इंटू x का पावर 1⁻0, तो r की वैल्यू 0। इसका मतलब ये n 7 है, तो 7c0 और -1 का पावर 0, इस तरीके से, क्योंकि -1 इसके साथ जुड़ा है। अब प्लस कर लो बेटा, सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए जा रहे हैं, प्लस कर लो, सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए जा रहे हैं, प्लस। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पॉसिबिलिटी। नाउ इससे x⁻0 चाहिए, इससे x⁻0 कैसे लोगे? ब्रैकेट में 2x है, तो उसको 0 करने के लिए ब्रैकेट का पावर 0 होना चाहिए, करेक्ट है? इसका मतलब 6c0 और 2 का पावर 0, मैं साथ साथ उसके कॉन्स्टेंट्स भी लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई में x⁻3 यहाँ पे चाहिए। तो बेटा ये वाला टर्म इधर ब्रैकेट में कैसा है? -1 इंटू x का पावर 1। अब इसको x³ करना है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, उसके बाद x³ होगा, और ये 3 इधर भी जाएगा -1 को, तो इसका मतलब r की वैल्यू हमारी मिल गई। इसका मतलब 7c3 -1 का पावर 3, -1 का पावर 3। अब थर्ड पॉसिबिलिटी को कैसे लिखोगे? यहाँ से x² चाहिए, यहाँ से x² चाहिए, तो 2x का पावर 1 है, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला पार्ट, r की वैल्यू 2 मिल गई बेटा, स्क्वायर होगा ना, तो 6c2, लेकिन इस 2 को भी लेना पड़ेगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर x⁻1 चाहिए, इधर से x⁻1 चाहिए, तो इसका मतलब -1 x का पावर 1। अब इसको 1 चाहिए, 1, तो इधर 1 लगा दो, तो इसका मतलब 7, r का वैल्यू 1 आ गया, 7c1 और ये -1 का पावर 1। फाइनली इधर से x⁻1 चाहिए, तो देखो 2x⁻1 1 चाहिए, ये वाला, तो इसका मतलब 6c1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय इंटू 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय x² चाहिए इधर से बेटा, तो -1 का x⁻1 का पावर 2 चाहिए, तभी जाके x² हो पाएगा ये। तो r का वैल्यू 2 आ गया बेटा, इसका मतलब 7c2 -1 का पावर 2। ये लेना पड़ता है, गहने जो होते हैं ना ऑर्नामेंट्स, उसके लेने पड़ते बेटा ये सारे। तो बस क्वेश्चन हमारा बेटा खत्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन सॉरी ये C6 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 7c2 -1 का स्क्वायर, ये सबको जोड़ दो, प्लस प्लस प्लस, और फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा -43। सॉल्व कर लो होमवर्क के लिए तुम लोग, और चेक कर लो -43 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
अब कुछ कुछ क्वेश्चन कोएफिशिएंट निकालने के ऐसे आते हैं, जैसे मान के चलो वो बोल रहा है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁸ in 1 + x + x² + x³ ⁴ इसमें पूछ रहा है कि वो कोएफिशिएंट निकालो। तो ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है। अब तक हम लोग दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, बराबर। अभी थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसका पावर 10 ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4, ठीक है। कर दो। अब एक सिमिलर ब्रैकेट होगा बहुत बड़ा और उसमें से x⁴ का कोएफिशिएंट पूछा है। तो करना क्वेश्चन ये, तो एक सोचो यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से करेंगे। ये ब्रैकेट कितने बार लिखोगे तुम लोग? 10 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 10 बार। 10 बार ये वाला ब्रैकेट तुम लोग लिखोगे, करेक्ट है। मेरी बात क्या बोल रहा हूँ तुम लोग? अब मेरे को चाहिए x⁴। क्या चाहिए मेरे को? x⁴ चाहिए। तो एक सिंगल ब्रैकेट क्या क्या दे सकता है? एक सिंगल ब्रैकेट x⁴ दे सकता है, x⁴ दे सकता है, x⁴ दे सकता है, लेकिन x⁴ नहीं दे सकता है एक सिंगल ब्रैकेट। तो एक काम करेंगे, समझ लो मैंने एक सिंगल ब्रैकेट से x² निकाला, दूसरे ब्रैकेट से x² निकाला और बाकी सारे ब्रैकेट से 10 तक x⁴ ले लेंगे हम लोग, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा? एक सिंगल ब्रैकेट x⁴ दे देगा और दूसरा एक ब्रैकेट x⁴ दे देगा और बाकी सारे 0 दे देंगे। ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। और क्या हो सकता है? और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि सारे x⁴ वाले ब्रैकेट हम लोग ले लेंगे और बाकी सारे x⁴ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे x⁴ आ रहा है, यहाँ पे x⁴ आ रहा है, यहाँ पे x⁴ आ रहा है। अब इसको उल्टा करके मत लिखो, वो तो बात एक ही होगी ना बेटा। इसका x³ ले लो, इसका x1 ले लो, या इसका x³ इसका x1, बात एक ही होगी, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट है। और कोई तरीका है कि x⁴ हम लोग बना सकते हैं। सिंगल ब्रैकेट से क्या निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं, x² या x³ निकाल सकते हैं। तो फिर इसको कैसे लिखोगे? लिखना कैसे इसको? वही तरीका, सबको ये मल्टीप्लाई करना और नीचे आते आते हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे, दिस और दिस और दिस। तो देखो मेरे पास 10 ब्रैकेट थे, 10। कितने ब्रैकेट थे? 10। तो 10 में से एक ब्रैकेट मेरे को x² दे देगा और x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब कितने ब्रैकेट बचे? अब कितने ब्रैकेट बचे? अब बचे 9। तो 9 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट मेरे को और x² दे देगा, करेक्ट है। अब कितने बचे ब्रैकेट? 8। 8 में से 8 ब्रैकेट बेटा। अब 8 में से अब इस x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो उसको लिखना पड़ेगा 1:1। और फाइनली 8 ब्रैकेट बचे, तो 8 में से 8 ब्रैकेट x⁴ दे देंगे। तो x⁴ कौन है? यानी 1। इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1:8 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये यही तुम्हारा x⁴ का टर्म है ना बेटा। इसको प्लस इसको कैसे लिखोगे? 10 में से एक ब्रैकेट x³ दे देगा, x³ कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 1 यहाँ से पावर मल्टीप्लाई में। अब 10 में से एक ब्रैकेट चला गया, तो 9 में से एक ब्रैकेट x⁴ दे देगा। x⁴ का कोएफिशिएंट कितना है? 1। अब मैं कोएफिशिएंट ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी यहाँ पे 2x या 3x अगर होगा ना, तो वो भी लेना पड़ेगा ना आपके यहाँ पे, इसलिए। और अब 8 में से 8 ब्रैकेट x⁴ दे देंगे, प्लस फाइनली अब 10 में से 4 ब्रैकेट x⁴ दे रहे। अब बचे कितने? अब x⁴ तो x⁴ है 1⁴। अब बचे कितने? 6 में से 6 ब्रैकेट x⁴ दे देंगे। x⁴ का कोएफिशिएंट कितना है? 1⁴6। सबको ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।
अब देखो, इसके बाद आप लोग नया कंसेप्ट पढ़ने वाले, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म, कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म निकालने का बहुत आसान तरीका बताता हूं। समझ लो मेरे पास 4 लोग हैं, 4 लोग, और मेरे पास यहाँ पे 5 लोग हैं। तो 4 लोगों में से मिडल निकालना है, मिडल, और 5 लोगों में से मिडल निकालना है ना। तो बेटा अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी तो मिडल निकालना बहुत आसान होता है। देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो मिडल टर्म निकालना बहुत आसान होता है। तो देखो, अगर मेरे पास 5 लोग होंगे, मेरे पास अगर 5 लोग होंगे तो मिडिल टर्म होगा थर्ड टर्म। कैसे? क्योंकि 3 के लेफ्ट में 2 लोग हैं और 3 के राइट में 2 लोग, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मिडिल टर्म के। देखो बेसिकली होना क्या चाहिए कि मिडिल टर्म के अराउंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मिडिल टर्म के अराउंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? मिडिल टर्म के अराउंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर मेरे पास जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म कैसे निकालते? तो उसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल होंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड थर्ड को हटाएंगे तो लेफ्ट में एक आदमी आ रहा है और राइट में एक आदमी आ रहा है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो मिडिल टर्म 2 आती है। फॉर इवन टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स, एंड फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, odd number of terms, only 1 middle term। ये हमारा कंसेप्ट हो गया, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। उसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखो बहुत आसान। अगर समझ लो x प्लस वाई रेज़ टू 5 दे दिया, फाइंड मिडिल टर्म, तो ऑड में एक ही मिडिल टर्म आ गया। तो निकालने का तरीका देखो, निकालने का तरीका, इस 5 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो, कोशिश करो। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 5 में एक ऐड कर लो, अब 2 से डिवाइड कर लो, तो आंसर कितना आएगा? 6/2 3, यानी थर्ड टर्म होगा मिडिल टर्म। ऐसे हम लोग शॉर्टकट निकालेंगे, है ना, आसान तरीका। अगर x प्लस वाई रेज़ टू 4 दिया है और पूछ रहा है कि फाइंड मिडिल टर्म, तो देखो ये तो इवन नंबर है तो उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब सेकंड, क्योंकि इवन पावर अगर होगा तो 2 मिडिल टर्म होती है, तो सेकंड और उसके आगे लिखो थर्ड, तो सेकंड और थर्ड 2 मिडिल टर्म मिलते। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा x प्लस वाई रेज़ टू 17, तो पहले 2 से डिवाइड करके देखो हो रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसमें एक मिला, इसका मतलब 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9th टर्म होगा मिडिल टर्म। या अगर x प्लस वाई रेज़ टू 24 होगा तो मिडिल टर्म क्या होगा? देखो 24 को 2 से डिवाइड कर लो, हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मतलब 12th एंड 13th उसके आगे वाले के कॉन्जिक्यूटिव। इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म को निकाल सकते हैं। इज इट सिंपल नाउ हाउ टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म? वेरी वेरी सिंपल। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम लोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग इसको करेंगे। वो क्या है? देखो क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन दिया है 3x माइनस x³ 6⁻⁷ फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म। करेक्ट है? तो पहले काम करो, 7 को डिवाइड हो रहा है कि 2 से नहीं हो रहा है, तो एक बार काम करो, इसमें 1 ऐड कर लो। तो इसका मतलब फोर्थ टर्म इज ए मिडिल टर्म, फोर्थ टर्म इज ए मिडिल टर्म। तो इसका मतलब फोर्थ टर्म लिखो, r कितना होगा? इससे कम होगा, तो 7c3, 3x का पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 माइनस x³ का पावर ये 3 होगा। तो ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। कोई क्वेश्चन में मिडिल टर्म पूछेगा तो x को गायब कर लो। तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं मिडिल टर्म के, बहुत आसान क्वेश्चन। तो इतना सारी पार्ट हम लोग याद रखें इसको, ठीक है ना।
अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले बाइनोमियल का, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इसके ऑलरेडी एनडीए में क्वेश्चन पूछे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी करेक्ट है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट x raised to n minus y raised to n is divisible by x minus y, is divisible by x minus y, is divisible by x minus y, x minus y से डिविजिबल है, इसे प्रूव करो। एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, ये जो इन दोनों में से कोई तो एक ले लो तुमको, तो मैंने x raised to n को ले लिया, जो एक्सपोनेंट होगा वो ले लेंगे। अब y raised to n भी एक्सपोनेंट होगा, x raised to n भी एक्सपोनेंट होगा। अब x raised to n तो मैं ऐसे लिखूं क्या, देखो x माइनस वाई प्लस वाई रेस्ट टू पावर होल पावर n, क्योंकि माइनस और प्लस वाई करूंगा तो आंसर x ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि x माइनस वाई से डिवाइड होना चाहिए, तो x माइनस वाई से डिवाइड होने के x माइनस वाई वाला टर्म इसमें आना चाहिए ना बेटा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस वाले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलूंगा और इसको मैं सेकंड टर्म बोलूंगा और एक्सपांड कर लूंगा। कैसे देखो, इसको ऐसे करूं, NC0 x माइनस वाई का पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n और y रेस्ट टू 0 प्लस NC1 x माइनस वाई रेस्ट टू 1 और y रेस्ट टू n माइनस 1 y रेस्ट टू 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, फाइनली अगर आएंगे हम लोग तो NCn x माइनस वाई रेस्ट टू 0 y रेस्ट टू n, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। अब तुम लोग मुझको बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो y रेस्ट टू n बचा, वहां पे y रेस्ट टू n बचा ना, तो ये y रेस्ट टू n को इस तरफ लेफ्ट में अगर लेके आ जाओगे लेफ्ट में, तो क्या होगा बेटा, माइनस होगा, तो x रेस्ट टू n माइनस y रेस्ट टू n, हमको जो टर्म चाहिए वो आ गया, टर्म इधर, हमको जो चाहिए वो टर्म इधर आ गया बेटा। तो इसका मतलब वहां पे 1 बचा, क्या बचा वहां पे 1, नहीं वो तो y रेस्ट टू इधर आ गया। अच्छा, ये वाला पार्ट देख लेते हम लोग, तो x माइनस वाई रेस्ट टू n, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस NC1 x माइनस वाई रेस्ट टू n माइनस 1 y रेस्ट टू 1 प्लस NC2 x माइनस वाई रेस्ट टू n माइनस 2 y रेस्ट टू 2 डॉट डॉट। नाउ यहां से x माइनस वाई को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, x माइनस वाई को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, x माइनस वाई रेस्ट टू पावर n माइनस 1, करेक्ट है, प्लस NC1 x माइनस वाई रेस्ट टू n माइनस 2 y1 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया, कॉमन निकाला मैंने x माइनस वाई। अब तुम लोग देख पा रहे हो कि x रेस्ट टू n माइनस वाई रेस्ट टू n को हम लोग लिख पा रहे एज ए मल्टीपल ऑफ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को ये मल्टीपल कुछ आ रहा है ना, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, यानी वो उसको मैंने कहा k बोला, सो इट मीन्स x रेस्ट टू n माइनस वाई रेस्ट टू n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस वाई। इसका मतलब x माइनस वाई इज डिवाइडिंग द x रेस्ट टू n माइनस वाई रेस्ट टू n। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान पार्ट है।